साथियों नमस्कार। आप ये देखिए बीपीएससी का पेपर 2 है। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने कहा कि बीपीएससी के पास डाइवर्सिटी नहीं है क्वेश्चन पूछने की, वो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है। आज देखिए, आज हम पेपर 2 को एनालिसिस करते हैं और उसमें देखिए। और दूसरी बात है कि जब पिछला वीडियो मैंने दिया तो कुछ लड़का तो नहीं यार, एक ही लड़का बार बार कमेंट कर रहा है, वो 0-0 करके उसका आईडी आप देख लीजिएगा। मतलब यार, तुम एक बार में कमेंट अपना पूरा नहीं लिख पाते हो, तो तुम अगर मेंस लिखा होगा तो मेंस में क्या लिखा होगा यार, ये तो उसी से पता चलता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस विद्यार्थी को भी 70 वाले विद्यार्थियों को तो मैंने ओपन चैलेंज दिया था कि आके पब्लिकली हमसे डिबेट कर लीजिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। 71 में भी किसी विद्यार्थी को लगता है कि हम यदि ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़्यादा फेंक रहे हैं, तो मीडिया के सामने आके डिबेट कर लो हर क्वेश्चन पे, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरा ओपन चैलेंज है कि आके आप डिबेट कर लो हमसे, जो भी कमेंट करते हो आके डिबेट कर लो हमसे, ठीक है। और चलो फिर देखते हैं इसको, इसमें क्या कहते हैं, फिर पता चल जाएगा ना। और बता रहे हैं, यदि बीपीएससी में कॉपी सही से चेक होता ना, तो हम गारंटी तुमको दे रहे हम बिहार टॉप करते। नहीं तो कहो बीपीएससी को हमारा कॉपी दोबारा रिचेक करवाने के लिए, कहो नहीं यार, औकात तो है नहीं तुमको बीपीएससी से कहने का। तो चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक अलग विषय अभी से, उस पर हम आज बात नहीं करने आ रहे हैं। हम भी अभी भी करेंगे। जिसको भी ऐसा लगता है तुम आके हमसे पब्लिकली मीडिया के सामने नॉलेज का स्तर पर डिबेट कर लो, हम तैयार हैं। कहीं भी जहाँ कहोगे हम वहाँ खड़े हो जाएंगे। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं। जब तुम कमेंट सही से नहीं लिख पाते हो, एक बार में अपनी बात नहीं कह पाते हो, तो तुम मेंस क्या लिखेगा। चलो कोई बात नहीं, आओ आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, ये पेपर 2 का क्वेश्चन था बीपीएससी का 71 का। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है भाई, ये 42वां संविधान संशोधन, ये मतलब क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मानते हैं। ऐसा तो नहीं कोई अतरंगी क्वेश्चन आ गया है, पेपर बहुत कठिन सेट हो गया। सिंपल कह रहा है कि मुख्य विशेषता और महत्व की चर्चा कीजिए। आप जानते हैं तो महत्व का मतलब क्या होता है। जैसे सिंपल, यदि आपको महत्व समझ नहीं आता है, तो आपके पिताजी का आपके जीवन में क्या महत्व है, आपके माताजी का आपके जीवन में क्या महत्व है, वहाँ से आप ले लीजिए। तो वही महत्व 42वां संविधान संशोधन का यहाँ आपके दिमाग में वो हम थिंकिंग की बात कर रहे हैं कि महत्व में यहाँ पर, अच्छा मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते हैं, अच्छा तो 42वां संविधान संशोधन हमें गाइड करते हैं। इस तरीक़ा से आप लिंक कर लेंगे। जहाँ भी कोई क्वेश्चन समझ में आपको ना है, मैं बता रहा हूँ, आप अपने जीवन से उसको जोड़ लीजिए, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन को क्या लिखा है, जुडिशरी पे सवाल है। भारत में संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सर्वोच्चता का विवाद पैदा होता है। इस कथन के नजरिए से आप अपने, अरे भाई यहाँ पे एनजेएसी जो लाया गया था, एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, क्या शानदार एग्जाम्पल यहाँ पे भाई। कई सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि हाँ, इस जुडिशरी के बीच और संसद के बीच चलते रहता है ये मामला। और तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, क्या है ये, न्यायिक क्षेत्र। क्या ये तीसरा सवाल जुडिशरी से नहीं है क्या, ये बताइए। और जब आप 71 का क्वेश्चन जाके देखिए, क्या वहाँ पे रीट वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है। जो लड़का जो हमने दिया था कि वो पूछा था रीट, उसको 5 रीट भी मालूम नहीं था, जिसका कॉपी हमने वायरल किया है। तो क्या ये जुडिशरी सवाल नहीं है। अगला ये अगला चलिए, इसमें कुछ भाई 5 रीट आपको पता है। 5 रीट हमारा क्या, अधिकार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, आधार परीक्षा, उत्प्रेषण और निषेध, उसी बारे में तो लिखना था इसमें। आर्टिकल 32 कौन सा दिया, अच्छा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 के बारे में लिखना था। कौन सा तरंगी सवाल है भाई। चलो आगे चलते, आगे देखो अगला फिर क्या दिया, भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन। तो क्या न्यायिक पुनर्विलोकन हमारा, आप जाके देखना आर्टिकल 137 पढ़ लेना ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखना था इसमें। जुडिशियल रिव्यू जिसको हम लोग कहते हैं। तो भाई ये बताओ, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, वित्त आयोग के भूमिका। तो आर्टिकल 280 भाई पढ़े हो ना तुम, आर्टिकल 280, उसमें वित्त आयोग नहीं लिखा हुआ है, किस समय से शुरुआत की गई है। तो आर्टिकल 280 भाई, अभी अरविंद पनगडिया जी की अध्यक्षता में क्या करता है ये, केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारा का सिफारिश करता है। और जो हमारा पंचायती राज है उसके लिए पैसा का सिफारिश करता है कि आप उनको, और इसका जो सलाह होता है वो केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। सिंपल। अब ये बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जुडिशरी से पूछा गया है। कितना परसेंट हुआ भाई, आप ही बताओ। तो ये आप बताइए, 60% क्वेश्चन आप एक टॉपिक से पूछ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पेपर बहुत कठिन सेट किए हैं। कहाँ से कठिन सेट किए हैं भाई। क्या आपके पास निर्वाचन आयोग इतना विवाद में था, निर्वाचन का सवाल पूछने के लिए नहीं था क्या, राष्ट्रपति से सवाल पूछने के लिए नहीं था क्या, प्रधानमंत्री से नहीं था क्या, राज्यपाल से नहीं था क्या, स्टेट से नहीं था सवाल पूछने के लिए। इतने सारे, क्या जो अधिकरण है हमारा ट्रिब्यूनल से, क्या उससे सवाल नहीं बन सकता था। फंडामेंटल राइट से सवाल नहीं बन सकता था, फंडामेंटल ड्यूटी से सवाल नहीं बन सकता था क्या, उद्देशिका से सवाल नहीं आ सकता था क्या, जो हमारा प्रीएम्बल है। पॉलिटी में टॉपिक का कमी है भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है, आप बीपीएससी हैं, आप विशेषज्ञ शिक्षक से कॉपी चेक आदि क्या कहते क्वेश्चन सेट करवाते हैं,
तो क्या उसके बाद भी कुछ लोग आके कमेंट करते हैं, अरे ठीक है यार चलो, हम चाहे तो 1 मिनट में कमेंट ऑफ कर दे, लेकिन हमको लगता नहीं आने दो, तो कम से कम पता भी तो चलता है कि हमारे देश के जो युवा हैं वो किस दिशा में जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आप पहला का हमने देख लिया, आपने एक्सप्लेनेशन कर, मैंने आंसर ही बता दिया क्या लिखना था। यहाँ पर कह रहा है क्या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक राष्ट्रवाद में कोई समांतर रेखा है। तो यहाँ संवैधानिक बात है ना यहाँ पे यार, भारतीय संविधान के अंतर्गत सांस्कृतिक समझ के मुक्त तत्व, क्या आप ये बताइए, जो हमारा क्या का मतलब होता है कि आप इस बात से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। तो सांस्कृतिक बीजेपी क्या कर रही है ये बताओ, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर एजेंडा है हिंदुत्व, क्या वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ तो। और यहाँ जो लिखा है संवैधानिक राष्ट्रवाद, तो संवैधानिक राष्ट्रवाद हमारा आप आर्टिकल में जाके पढ़ लेना, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये क्या कहता है, उसमें जो हमारा संवैधानिक राष्ट्रवाद की बात की गई है कि नहीं की गई है। तो इसमें क्या ऐसा मतलब, ये 30 मार खाने वाला सवाल है, ये बताओ। और भारतीय संविधान के अंतर्गत सांस्कृतिक, यही तो है मुक्त तत्व भाई, फंडामेंटल राइट के तहत हमारा सांस्कृतिक डेवलपमेंट है। डीपीएसपी में कई सारे ऐसे बात लिखे गए हैं। आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा, उसको जब आप जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लिखा आप अपने कल्चर की सुरक्षा कीजिए। डीपीएसपी में कल्चर की बात की गई है, तो कहाँ मतलब क्या अतरंगी सवाल था इसमें, ये बताइए तो। आप फंडामेंटल राइट से लिख लेते, फंडामेंटल ड्यूटी से लिख लेते, डीपीएसपी से लिख लेते, और बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आप जान ही रहे हैं। आप हमारा इतिहास से पक्ष के थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते। चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं। संवैधानिक नैतिकता की बात की गई है कि स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, इसको विकसित करने की जरूरत है। इस कथन के आलोक में संवैधानिक नैतिकता की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। संवैधानिक नैतिकता आप जानते हैं क्या होता है? नैतिकता क्या होता है? समय और परिस्थिति के अनुसार सामाजिक मानदंडों के आधार पर जो उचित या अनुचित होता है उसी को हम लोग नैतिकता कहते हैं। जैसे सामाजिक मानदंड कि समाज से कुछ अपना एक पैरामीटर्स होता है। यदि आप सही काम करेंगे, समाज के पैरामीटर्स वो सही उतरेगा तो कहेगा ये नैतिक है, और यदि सामाजिक पैरामीटर्स वो गलत होगा तो कहेगा अनैतिक है। तो इसका परिभाषा यही होता है कि समय और परिस्थिति और जगह के अनुसार, देखिए क्या होता है ना कि नैतिकता समय और परिस्थिति के अनुसार, जगह के अनुसार चेंज भी होता है। कोई चीज़ गांव घर में अनैतिक है और शहर में वो नैतिक है। जैसे आप लिव इन रिलेशनशिप की बात कीजिए, वो क्या है, शहर में नैतिक है, गाँव में आज भी अनैतिक है। तो ये है नैतिकता। अब संवैधानिक नैतिकता क्या है कि संविधान में जो बात कही गई है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करना चाहिए था, शक्ति पृथक्करण की बात की गई, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पास के बीच में बात की गई है, आपके डीपीएसपी है, यही ना संवैधानिक नैतिकता है भाई। संविधान के अनुसार जो पैरामीटर तय किया गया है, जो मानदंड तय किया गया है, ठीक है, उसी के अनुसार यदि आप चलते तो क्या संवैधानिक नैतिकता है। अभी देखिए जैसे जस्टिस बागची का एक यहाँ पे आप कोटेशन बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। इस आंसर को अगर आप लिखे, जस्टिस बागची ने क्या कहा था कुछ दिन पहले, जो पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर जो वोट नहीं दे पाए अपना, तो क्या कहा, इस बार नहीं दे पाओगे तो तुम अगले बार दे देना। जबकि वोट देना एक संवैधानिक अधिकार है, वोट देना संवैधानिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो क्या आलोचनात्मक पॉइंट यहाँ आपको नहीं मिल गया यार? ऐसे छोड़िए ना भाई, चुनाव आयोग का देख लीजिए ना, चुनाव आयोग का आप यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे कोई सर्वोच्च न्यायालय लिखा नहीं है, दूसरा संस्थान आप चुनाव आयोग ले लीजिए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या नैतिकता का पालन कर रहा है? बताइए विपक्ष कितना आरोप लगा रहा है। देखिए आप कहेंगे विपक्ष गलत कर रहा है, नहीं दोस्त, आपको ना ये नहीं कहना है विपक्ष, आपको ये कहना है कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा, क्योंकि लोकतंत्र का वो भी हिस्सा है। आप यदि यूपीएससी, आप जो मान के चलो यूपीएससी क्वालिफाई करोगे, तो यदि आपको कैडर मिलेगा तो हो सकता है, क्या कांग्रेस शासित राज्य नहीं है क्या? क्या कांग्रेस कहीं सरकार नहीं है? अगर वहाँ पर आपको उस राज्य में आपको कैडर मिल गया तो आप क्या करेंगे? और बिहार में क्या, बिहार में सत्ता नहीं बदलेगी? तो विपक्ष का भी डेमोक्रेसी में उतना ही सम्मान। आप पॉलिटिशियन नहीं, जिस दिन आप पॉलिटिशियन बनेंगे उस दिन आप गरिया दीजिएगा, लेकिन जब तक आप ब्यूरोक्रेसी का तैयारी कर रहे हैं तब तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो समझ गए, इसका दूसरा आप आंसर समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ज़्यादा आंसर एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमको लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम आंसर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ हम शॉर्ट में आपको आंसर बताए थे, ये क्वेश्चन बताए थे। अच्छा संविधान तो दोनों हम बता दिए। अब अगला देखिए संविधान संशोधन, क्या यही फिर तो क्वेश्चन सेम आ गया भाई। संविधान संशोधन, ऊपर में भी संविधान सवाल पूछा, अगले संविधान संशोधन से कि संसद शक्ति नियंत्रित है, सही बात है। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय भी है भाई, इसमें असीमित शक्ति नहीं बदला जा सकता 368 के अनुसार। तो 3 तरीका से हमारा क्या संविधान संशोधन हमारा 3 तरीका से होता है, आप जानते हैं। एक साधारण बहुमत हो गया जिसे हम कर सकते हैं बेसिकली, उसके बाद दूसरा क्या कर सकते हैं हम, जिसमें बहुमत 2/3 बहुमत करते हैं, और तीसरा 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। क्या है इसमें अतरंगी क्वेश्चन भाई? और ये बताओ, ये कोई हम, चलिए अगला देखो, अगला हम आप लोग बात करते हैं क्या है, संघवाद। अरे यार एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर जाके भाई पढ़ ले, उसमें संघवाद में क्या होता है, एक केंद्र होता है, एक राज्य होता है, दोनों का स्तर पे शक्तियों का बंटवारा होता है, और शक्तियों का बंटवारा के बाद क्या होता है,
एक स्वतंत्र न्यायपालिका होता है, एक लिखित संविधान होता है। आप जानते हैं संघ सूची, राष्ट्रीय समवर्ती सूची हमारा, यही तो संघवाद है हमारा भाई। क्या है इसमें यार, ये बताओ। बहुराजनीतिक दलों के बीच, हाँ देखो यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा था, जब हमने इसे पढ़ा था हमने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है। यहाँ पे लिखा सहकारी संघवाद या प्रत्याशात्मक संघवाद, ये गलती लिखा होगा, या नहीं होगा, यहाँ पे और लिखा होगा। यहाँ देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, एंड इंग्लिश वाला वर्जन यहाँ पे सही लिखा है, हिंदी में गलत लिखा। हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि सहकारी संघवाद या नहीं। जो अभी हमारा जो परिस्थिति है देश का, मिली जुली सरकार या गठबंधन की जो सरकार है, ये सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा दे रहा है और ये प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी बढ़ावा दे रहा है। आप कहेंगे कैसे? तो आप सपोज कीजिए जैसे हमारा बिहार से नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी पहले तो मुख्यमंत्री थे बिहार में, अभी खैर नहीं है, तो वो छोड़िए अति, उसको फिर भी ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि वो गठबंधन में तो है बिहार में और केंद्र में गठबंधन में है। तो ये क्या है, जो गठबंधन की सरकार है, तो बिहार और केंद्र के बीच क्या हो रहा है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, ये बताइए। और जब विपक्षी राज्य की आप बात करेंगे तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे प्रतिस्पर्धा, पश्चिम बंगाल केंद्र के बीच कितना प्रतिस्पर्धा चल रहा था, या स्टेट के बीच प्रतिस्पर्धा किसके बीच हो, संघवाद किसके बीच होता है, केंद्र और राज्य के बीच, यही हमारा संघवाद है ना कि नहीं। तो राज्य के बीच भी प्रतिस्पर्धा होती है, और राज्य अब देखिए जैसे यूपी या बिहार में, बंगाल में एक ही तरह की सरकार हो गई, तो क्या करेगा, अब ये लोग आपस में कोऑपरेट करेगा, तो यही होता है संघवाद। तो ये आंसर क्या था, इसमें कौन सा तरंगी सवाल था भाई। चलो आगे देखते हैं भैया हमारे बड़े भाई। अब ये बताओ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने आने वाले प्रमुख चुनौतियां भाई क्या है। हमारे बिहार में क्या चुनौतियां भाई, तकनीक नहीं है, निवेश नहीं है, स्किल लेबर नहीं है, लैंड नहीं है, सरकार के पास नीति नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, क्या लिखे इसमें, ये बताओ। और सुधार के लिए यही सब सुधार सरकार के द्वारा क्या पहल उठाया गया भाई, क्या कहें यार। चलो फसल कितना बर्बाद हो रहा है आप जानते हैं, जो ट्रैक पे रखा रह जाता है, यही सब लिखना था ना। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। करा जूट की सस्ती कीमत, कोमलता, मजबूती, लंबाई और रेशे की एकरूपता करने इसकी अत्यधिक मांग है। तो ये तो स्टेटमेंट दिया। पश्चिम बंगाल और बिहार में जूट की खेती के लिए अनुपयुक्त अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भाई क्या है इधर, जूट लैंड है, जो जलोढ़ मिट्टी में जूट होती है जिसको हम लोग खादर या बांगर में डिवाइड करते वो है। इधर हमारा तापमान जूट का अनुकूल है, वर्षा इधर होती है, सस्ती श्रम है। तो चलो यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ, अनुकूल परिस्थितियाँ, सस्ती श्रम को आप लिख सकते हैं। क्यों, क्या था इसमें भाई, आप इसको यदि एक्सप्लेन करेंगे तो क्या 8 नंबर का आप नहीं लिख पाएंगे, ये बताइए। इसमें सरकार की पॉलिसी भी जोड़ दीजिए। चलिए आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। अगला कार्य क्या कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या 2047 तक मोदी जी ने कहा है ना कि हम विकसित भारत बनेंगे। और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, समावेशी विकास और ई भूमि। अरे यार, तो आप जानते हैं कि हमारे पास क्या संसाधन की कमी है, तो क्या करेंगे हम, प्लानिंग योजना संसाधनों का रिसाइकलिंग। इसमें 3 शब्द आता है, रीयूज, रिसाइकिल एंड एक और कोई शब्द आता है, हम भूल रहे अचानक से, देखिए अभी अचानक दिमाग ध्यान से उतर गया, क्योंकि हम देख के नहीं पढ़ाते हैं भाई, या देख के नहीं हम वीडियो बनाते हैं। तो रिसाइकिल होता है, रीयूज होता है और एक कोई होता है, तो उसको क्या करते हैं आप, तो ये जैसे उत्पाद होता है, उत्पाद होता है, और उसके बाद क्या होता है, इन्वेंशन होता है, इनोवेशन होता है। तो आप करते रहिए ना, जो हम लोग करते हैं कचरा से नया चीज़ बनाते रहते हैं, उसी को तो हम रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। और रिड्यूस, और एक तीसरा शब्द आता है रिड्यूस, यानी हम अपने संसाधन को कम से कम उपयोग करें। जैसे अभी सरकार ने क्या कहा कि डीजल पेट्रोल बचाना है, तो आप रिड्यूस कीजिए, गाड़ी काफिला कम कीजिए। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ये 3 शब्द से आप लिख लीजिए आंसर को भाई। प्रौद्योगिकी उसमें काम आएगा, समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास सरकार कहते रहता। आइए अगला देखते हैं। अगला है उपयुक्त उदाहरण सहित भूतापीय ऊर्जा पर्यावरण सामाजिक लाभों। अरे भाई, तो भूतापीय ऊर्जा क्या हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं चल रहा यार, जो कोयला वाले से बात करें कि अब कोयला से हम लोग क्या होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होंगे, तो उसमें भूतापीय ऊर्जा भी है, पर्यावरण और सामाजिक लाभों का भी। तो सामाजिक लाभ क्या होगा, सस्ती बिजली मिल सकती है, हमारे पास पर्यावरण की समस्या कम हो सकती है। क्या सामाजिक लाभ नहीं पर्यावरण समस्या कम होना, ये बताइए। और पर्यावरण तो यहाँ लिखा हुआ ही है भाई, तो इसमें क्या दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं। आप जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल वहाँ पर चल रहा हमारा पुगा घाटी में। ये देखिए, कर पिछले 10 वर्षों में दक्षिण बिहार के समावेशी और सतत विकास बढ़ावा देने सरकार द्वारा उठाए कदम। तो सरकार द्वारा उठाए कौन कौन से कदम है भाई, लिख देने, एक तरफ से छाप देना यार। अभी तो पढ़े होंगे ना, जो हमारा बजट आया हुआ था इकोनॉमिक सर्वे, उसमें लिखा रहता है। चलिए अगला 5 है, कह रहा ये देखिए, देश के विकास में रेलवे की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अरे मेरे भाई, ये सवाल यहाँ से पूछा गया है, आप जब यहाँ इसको तो आप हिस्ट्री से लिख लोगे यार। जब 1853 में डलहौजी ने रेलवे का विकास किया था, उसके बाद आप हिस्ट्री में जाके पढ़ो ना एक बार कि क्या क्या रेलवे के विकास से फायदा हुआ, क्या वो फायदा तुम आज वहाँ से तुम आप लिख सकते हो इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी क्या कर रहा है रेलवे की भूमिका, क्या कनेक्टिविटी हमारी बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा कम होता है, क्योंकि रेलवे में जानते हैं एक साथ काफ़ी अधिक चल जाता है। इससे अब इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इससे हमारा जो रेल क्या रेल किस में चलता है, इलेक्ट्रिक पे चलता है ना, तो इससे हमारा पर्यावरण को लाभ पहुँच रहा है। कितने सारे ये लाभ है, ये बताइए। पर्यावरण का कम होना क्या देश के विकास की भूमिका में है कि नहीं, ये बताइए।
आप लिख सकते हैं। फिर क्या अगर देश के उत्तर पूर्वी भाग में अपनी रसद दक्षता बढ़ने भारतीय रेलवे के सामने आने वाले भौगोलिक, तो भौगोलिक क्या है यार, उधर जो हमारा भारत बिहार यूपी का लैंड है वो समतल है, उधर पहाड़ी इलाका है, तो रेलवे लाइन बिछाने में समस्या है। देखिए उत्तराखंड में किस तरह का लैंड स्लाइड हो जाता है, लिख दिए आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां। राजनीतिक चुनौतियां वहां पे क्या है, आप नॉर्थ ईस्ट में कितने सारे इंसर्जेंसी होती है, वो क्या है, राजनीतिक चुनौती है कि नहीं। आप देखिए कई बार अभी मणिपुर का क्या हाल चल रहा है, क्या ये राजनीतिक चुनौती है कि नहीं, ये बताइए। तो आप लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये बताइए। तो क्या दिक्कत है इसमें भाई, वहाँ हमेशा सेना को लगाना पड़ता है, आसपा कभी लग जाता है, कभी वहाँ पे धारा 144 तक चेंज हो गया, 163 हो गया, वो लगाना पड़ जाता है, कर्फ्यू लगा, कई सारी चीज़ें लगानी पड़ती है, आप जानते हैं। चलिए आगे चलिए, अगला हमारा क्या कर रहा है, फिर ये देखिए भाई खाद्य सुरक्षा। अच्छा ये बताओ खाद्य सुरक्षा घटक क्या है, और यहाँ पर हमने क्या देखा, तो ऊपर में मेरे भाई बड़े दोस्त किधर गया वो खाद्य सुरक्षा वाला, ये खाद्य प्रसंस्करण। तो क्या दोनों सेम टॉपिक नहीं है लगभग यार मेरे दोस्त, ये बताओ तो कहाँ से सेंसर में डाइवर्सिटी आ गया मेरे भाई मेरे दोस्त। तो ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा घटक क्या क्या, खाद्य सुरक्षा की परिभाषा आप जाके पढ़ लीजिए यूनाइटेड नेशन वेबसाइट पे, 3 शब्द आता है इसमें, उपलब्धता, पहुंच और पोषण। मान के चलो देखो खाद्य उपलब्ध है, हमारे पास बहुत सारा खाद्य है, भोजन है, बट वो गरीब लोग उसको खरीद नहीं सकता है, तो क्या खाद्य सुरक्षा हुआ, नहीं। इसलिए उपलब्ध होना चाहिए था। और मान के चलो कि तमिलनाडु में बहुत सारा अनाज है लेकिन बिहार में कमी है, बिहार में उपलब्ध ट्रांसपोर्टेशन से नहीं आ सकता है, या आने में बहुत बड़ी समस्या है, या मान के चलो बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा, तो क्या उपलब्धता तो यहाँ भी नहीं हुई ना। इसीलिए कहा जाता है कि उपलब्धता होनी चाहिए थी, पहुँच, तो पहुँच लोगों की क्रय में आना चाहिए था, उपलब्धता हर जगह, और वो न्यूट्रिशन होना चाहिए था, उसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व होना चाहिए था। ये होता हमारा खाद्य सुरक्षा घटक क्या क्या है, सिंपल है, लिख दे भाई। फिर कह रहा देश में भविष्य घरेलू मांग को पूरा करने में जल पौधों की खेती कितनी, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लैंड लगातार घट रहा है, हमारी उत्पादकता कम हो रही है, और फर्टिलाइजेशन के कारण हमारा क्या हो रहा है, लैंड का जो भूमि बंजर होते जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इसमें हाइड्रोपोनिक्स का हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते, उसमें मछली पालन कर सकते हैं, कृषि उत्पाद कर सकते हैं, जल कृषि जिसको हम लोग का जल कृषि कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ये भी काफ़ी सारा प्रोडक्ट हम वहाँ से लेते हैं। आज तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है, पहले तीसरे पर, दूसरे पर आ गया जल कृषि में, मछली में तीसरा है लेकिन जल कृषि में दूसरा है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ आप उचित सिद्ध कीजिए। भाई हो गया, इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा पानी की बचत हो गई ना भाई, खेती करने में कितना पानी हमारा जाता है ये बताओ, पानी का लगातार कमी हो रहा है। तो क्या क्या इसमें कितना सारा पॉइंट आप लिख सकते हो मेरे दोस्त। आओ अगला देखो, फिर क्या कर, भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, अरे भाई विशाखापत्तनम से उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक के बंदरगाह लिख देने मेरे भाई, चेन्नई वाला क्या दिक्कत, तूतीकोरिन क्या दिक्कत है ये बताओ। पश्चिम बंगाल में भी बंदरगाह है, चांदी, क्या मतलब क्या। ऊपरी उदाहरणों से तो उत्तर पूर्वी भारत में बांग्लादेश विकास में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता वाला का दिया हुआ है, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो लिख दिया आलोचनात्मक टिप्पणी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो बड़े कंटेनर आज भी हमारे वहाँ तक नहीं आ पाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो वो इलाका है पश्चिम बंगाल वाला, वहाँ पे गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाती है मेरे भाई, गहराई अधिक नहीं है, तो हमें दूसरी जगह दूर में समुद्र में यानी सिंगापुर में रख के, अभी देखेंगे कि हमारा कोझिकोड पोर्ट हमारा कहाँ बना है, केरल में, क्यों, ताकि बड़े बड़े पोर्ट को हम यहाँ लेके आ सके। अभी अगर देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े पोर्ट बनाने की परियोजना चल रही है। कहा जाता है कि मलक्का जरूरों की तरह अभी सरकार देखे विवाद में था कि वीडियो बनाया था राहुल गांधी ने कि अंडमान की जंगल काट जाएगा, सरकार ने कहा कि हम वहाँ पर इतना बड़ा पोर्ट बनाएंगे ताकि हमारे सामान हमारे देश में खुद आके, नहीं तभी हमें सिंगापुर से तो छोटे छोटे जहाज़ों में लाना पड़ता है भाई, यही तो आलोचनात्मक है मेरे भाई। उसका कॉस्ट अलग बढ़ जाता है, फिर ट्रेनिंग कैपेसिटी है, शिपिंग वाला मतलब जो हमारा माल है आप उतरता है चढ़ता है, फिर वहाँ उतारेंगे, फिर यहाँ चढ़ाएंगे, फिर यहाँ चढ़ाएंगे, यहाँ उतारेंगे पश्चिम बंगाल में, तो क्या होगा, इससे डिले हो जाता है भाई, इससे कॉस्ट बढ़ जाता है यार। क्या कहें अब, मतलब क्या कहें अब। अब चौथी औद्योगिक क्रांति भाई कौन नहीं जानता है मेरे दोस्त, कंप्यूटर की क्रांति, एआई की क्रांति जो हमारा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्रांति अभी चल रही है, एआई चल रहा है, कृत्रिम ब्लॉकचेन चल रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता चल रही है, नैनो टेक्नोलॉजी है, क्या नहीं है इसमें ये बताओ। क्या धारणा बताइए, भारत में उद्योग प्रौद्योगिकी को अपनाने के सबसे बड़े लाभ और जोखिम। तो लाभ तो जानते हैं कि हमारे क्या हो जाएगा, अगर तकनीक आएगा तो क्या होगा, सामान सस्ता बनता है, लेकिन जोखिम क्या हो सकता है, अगर डिजास्टर आ गया तो डाटा जो हमारा डाटा जो ये सब चीज़ चलती है किस पे चलती है, डाटा पे चलेगी ना, डाटा हमारा लीक हो गया, साइबर फ्रॉड हो सकता है, कई सारे इसके ये हैं भाई जोखिम। इसमें क्या, अब मान के चलो कहीं हमने डाटा सेंटर बनाया, अब वहीं डिजास्टर आ गया, डाटा सेंटर हमारा खत्म हो गया, करप्ट हो गया, तो कई सारे जोखिम है मेरे दोस्त यार। चलो अब आते हैं हम लोग दोस्त इसमें देखो 7वां नंबर वाले में, कह रहा है भारत में प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण प्रक्रिया में जय अनुसंधान जय अनुप्रयोग के दर्शन की क्या भूमिका रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स में भारत की वर्तमान तकनीकी स्वावलंबन अस्तित्व आलोचना। तो हाँ देखो निश्चित रूप से आलोचना इसमें क्या होगा, अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हमारे यहाँ डाटा सेंटर नहीं है, हमने उसमें निवेश नहीं किया है, हमारे यहाँ स्किल लोग नहीं है, हमारे यहाँ सरकार ने पॉलिसी बनाई है, इंप्लीमेंटेशन की कमियाँ है। कितना पॉइंट लिख लोगे यार, क्या कर रहे हो यार मेरे दोस्त। ऐसी कह रहा है कितना कठिन पूछ दिया है।
चलो भाई अगला देखते हैं। ये देखो एसटीएम मेरे दोस्त, इसी एसटीएम पे तो विवाद हमने किया था यार। एसटीएम तो 70 में भी पूछा था। एसटीएम क्या, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या मेडिकल के क्षेत्र में जाता है कि महिलाओं को शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की योजना है ये यार। क्या कहें अब, वही रिपीट क्वेश्चन है। बताओ 70 में पूछा है, 71 में पूछ लिया एसटीएम। नहीं 70 क्वेश्चन जाके आप दोस्त देख लेना, मिल जाएगा आपको। फिर ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण तथा पर्यावरण क्षरण से निपटने की नैनो प्रौद्योगिकी। ये बताओ मेरे दोस्त, नैनो प्रौद्योगिकी पर आप 66 से जाके देखो, लगातार वही नैनो प्रौद्योगिकी। अरे भाई क्या इसके अलावा टॉपिक नहीं है क्या? एआई नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं, जो अभी इतना मिसाइल मार रहा है अमेरिका, ट्रंप, ईरान, ये सब, तो क्या मिसाइल डिफेंस से सवाल नहीं आ सकता था? रक्षा प्रौद्योगिकी ये बताइए, हमारा भी अग्नि 5 है, हमारा प्रोजेक्ट 15 है, प्रोजेक्ट 75 है, तो ये सबसे जो हमारा मरीन बन रहा है, हमारा शिपयार्ड बन रहा है, तो क्या ऐसे सवाल नहीं बन सकता था सुरक्षा को लेकर दोस्त? ये बताओ तो। लेकिन फिर वही नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, अब क्या करें, चलिए रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी भी जो है हमारा आता है टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ से सवाल पूछना चाहिए था आपको कि भारत की क्या सुरक्षा तैयारी है इसको लेके। युद्ध के जो आजकल डेट में युद्ध का जो परिभाषा बदल चुका है, तो आप देखें कि अमेरिका हाई टेक्निक है, ईरान के पास वो तकनीक नहीं, लेकिन फिर भी कितने मिसाइल उसके मार के गिरा दिए हैं, कितने फाइटर जेट मार के गिरा दिए हैं। आपको सवाल वहाँ से बनाना चाहिए था। चलिए अगला है हमारा, ये कर आपदा में सुदूर संवेदी उपग्रह, तो यार हमारा IRNSS, यदि आप पढ़ेंगे IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट, यदि आप पढ़े होंगे, इसका जवाब बहुत आसान है भाई। भारत की नेटा परियोजना भूमिका सिंपल है यार। उपग्रह की बात हम लोग बात करते हैं जियो वाला, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट की बात करते हैं ना, जिसको हम ध्रुवीय कक्षा कहते हैं, जिसमें हम लोग सैटेलाइट। अब यहाँ पे क्या लिखा, भारत आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी रक्षा प्रौद्योगिकी को 17 में स्वदेशीकरण को भारत की दीर्घकालीन सामरिक सहायता पर, तो ये तो स्वदेशी, यहाँ पर रक्षा प्रौद्योगिकी सवाल पूछा है, लेकिन अलग तरह का सवाल है ये कह रहा है कि स्वदेशीकरण को भारत की दीर्घकालिक सामरिक सहायता, ये युद्ध वाला सवाल, तकनीक वाला सवाल नहीं। फिर उल्लेखनीय राष्ट्रीय प्रगति पूर्व स्वदेशी बाधा क्या है हमारे यहाँ, बाधा उत्पन्न करने में प्रमुख संस्थागत वित्तीय एवं तकनीकी अवरोध की परीक्षण कीजिए। आप जान रहे हैं हमारे यहाँ क्या बाधा है भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट से मंजूरी लेनी पड़ती है। क्या हो गया आपको, संस्थागत बाधा नहीं हुआ क्या, ये बताइए। अभी जो हमारा वायुसेना प्रमुख कुछ दिन पहले बयान आया था कि HAL जो है आज तक हमें जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस वाला विमान का सप्लाई नहीं दे पाया है, तो क्या ये संस्थागत बाधा नहीं है मेरे दोस्त, ये बताओ तो। फिर वित्तीय, तो जो आवंटन होना, आप यहाँ बजट का सहारा लीजिए ना। इस बार सरकार ने क्या किया, बजट में काफ़ी कम कटौती कर काफ़ी कम रक्षा का आवंटन किया, तो वित्त वाला सामान हो गया। इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ उतना अधिक निवेश अभी नहीं किया है डिफेंस के सेक्टर में। आप जानते हैं कि अडानी को बहुत सारा दिया गया, लेकिन जो विकसित देश हमारा वो हमारे देश में नहीं है। ये वित्तीय समस्या और तकनीकी समस्या, आज भी हमें बहुत सारा तकनीक विदेशों से लेना पड़ता है। हम राफेल कहाँ से ले रहे हैं, ये बताइए। रशिया से S-400 ले रहे हैं, तो क्या ये तकनीकी समस्या नहीं है मेरे दोस्त? क्या ये इसको लिख नहीं सकते हो यार? क्या मतलब, अब क्या कहें भाई। अब संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को उत्पन्न चुनौतियों में सोशल नेटवर्किंग साइट, तो सोशल नेटवर्किंग साइट आप सोशल मीडिया नहीं जानते हैं क्या, ये बताइए तो। पर एक बल गुना के रूप में कार्य करते, सही फेक न्यूज़ कितना चल रहा है, ये हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट पे चल रहा है ना। आंतरिक सुरक्षा के लिए अभी जैसे मान के नोएडा में चला था, तो क्या कहा था कि पाकिस्तान से कुछ हैंडल ऑपरेट्स हो रहे थे, युद्ध के समय देखिए कितना फेक न्यूज़ चलता है। तो आंतरिक सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता के द्वंद्व कहाँ। अब यहाँ पे ये सवाल आ गया कि न्यायिक तकनीकी, चलिए कि कह रहा है कि नागरिक, अब भाई यदि हम उतना सख्ती करेंगे तो क्या होगा, नागरिक की स्वतंत्रता जो हमारा आर्टिकल 19 में मिला हुआ है, और फिर आंतरिक सुरक्षा भी, इसके बीच हमें बैलेंस बनना चाहिए। बैलेंस कैसे बनाएंगे पॉलिसी में, कि जैसे एक रेगुलेशन क्या मतलब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि सरकार के भी लोग हों, NGO के भी लोग हों, और कुछ स्वतंत्र इंडिपेंडेंट लोग भी हो, तो सभी हितधारकों से विचार विमर्श करके वो अलग अलग सेपरेट होना चाहिए था कि अभिव्यक्ति के लिए हमारी कितनी अभिव्यक्ति हो, और इस होता है ना किसी चीज़ के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन सरकार से नहीं मांग सकते हैं, तो यहाँ तक की चीज़ें एक सीमा है। तो इस तरीके से आप इसको, अच्छे नंबर का क्वेश्चन है, बहुत कठिन सवाल नहीं है, आप आराम से इसको लिख सकते थे। अब हमारा आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें यार, या PMLA मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम से कहता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये है साइबर सुरक्षा का मूल सिद्धांत। ये बताइए ED हमारा दिन रात क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट हमारा ED है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो हमारा दिन रात क्या करता है, यही मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तो काम करते रहता है भाई, खूब ये चर्चा में कम रहता है। ये बताइए, प्रभावशाली परिप्रेक्ष्य एक अभी भी वो पंजाब के किसी मंत्री को उठाया है, तांत्रिक, इसमें ये तो पूरा चर्चा में रहता है यार। इसमें साइबर सुरक्षा का मूलभूत सिद्धांत, डिजिटल सार्वभौमिकता की आवश्यकता था, मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम की प्रभावशीलता पर भी एक समग्र आंतरिक सुरक्षा रणनीति, सबके बारे में आप लिखिए कि डिजिटल संप्रभुता हमारा क्या, डिजिटल संप्रभुता का मतलब है कि जो हमारे अभी डाटा, आप देखिए हमारा डाटा क्या है, विदेशों में संग्रहित हो रहा है। नहीं, अगर आपका डाटा विदेश में संग्रहित रहेगा तो फिर डिजिटल संप्रभुता कैसे होगा भाई, वो आपका भारत में होना चाहिए, तब आपका डिजिटल संप्रभुता होगा। जैसे चाइना, देखिए हम लोग अभी यूज करते हैं, तो हमारे देश का जो गूगल है या फेसबुक है या इंस्टा है, हमारा आविष्कार नहीं है ना ये सब, तो डिजिटल संप्रभुता आपका नहीं हुआ। तो इस पर आपका अपना विचार देना था।
फिर मनी लॉन्ड्रिंग तो ईडी वाला बताए, साइबर सुरक्षा आप जान ही रहे हैं कि कितना साइबर फ्रॉड हो रहा है। कई बार हमारे अच्छे अच्छे अधिकारी के साथ हो जाता है ना, तो साइबर फ्रॉड की काफ़ी सारी समस्या हमारे देश में, और अन्य हमारे देश के जो हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो विदेशों में बैठे हुए लोग भारत के साइबर फ्रॉड, जैसे अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले जन तमिलनाडु पुलिस के अकाउंट से पूरा सैलरी उड़ा लिया था, लेकिन पूरा रिकवर हो गया था। दूसरी बात, महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले ये खबर आया था कि चाइना ने महाराष्ट्र के पावर ग्रिड पर अटैक किया था। तो क्या ये भी एग्जाम्पल आपको देना है जो युद्ध के टाइम पे होता है, पाकिस्तान के समय से ड्रोन, ये सब क्या है भाई? अभी आजकल के युद्ध में क्या है, साइबर सुरक्षा युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसका आप जिक्र कीजिए यहाँ पे भाई। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है भाई मेरे, कह रहा है कि नई प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष नीति 2023 में भारत सरकार ने बनाए निजी क्षेत्र को देखे होंगे। अगर आप स्पाइक मैन जो पहला निजी क्षेत्र है वो सैटेलाइट बना रहा है, इसमें इसको यदि आप जानते हो यार, इसमें तो GSLV भी पूछा गया, अब तो SSLV बन रहा है मेरे भाई। तो RLV रियूजेबल सैटेलाइट मतलब रीयूजेबल से पुनः प्रयोग कर सकते हैं, लॉन्च व्हीकल वो सब बन रहा है, उस सब पे भी सवाल मैं जोड़ना चाहता लेकिन नहीं जोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अच्छा खत्म हो गया, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था, और फिर हम कर जिसको आपको लगता है तो वो आप हमसे पर्सनली डिबेट कर सकते हैं मीडिया के सामने। चलिए मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में।